नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का आज की चर्चा में स्वागत है। आज 14 सितंबर 2025 है और ये हमारे डेली करंट अफेयर्स विश्लेषण का पहला भाग है। नमस्कार। हमारा उद्देश्य वही रहता है, परीक्षा के नजरिए से जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनका विश्लेषण करना, ताकि तैयारी में मदद मिल सके। हाँ, और जैसा हम अक्सर कहते हैं, हो सकता है कुछ विषय आप सुने तो लगे कि ये पहले भी डिस्कस हुआ है। बिल्कुल, तो उसे एक रिवीजन की तरह ही समझें, वो जानकारी और पुख्ता हो जाएगी। सही बात है। तो आज हम बात करेंगे रक्षा, विज्ञान तकनीक, फिर सुरक्षा से जुड़ी एक और खबर, कानून, पर्यावरण और भूगोल से जुड़े कुछ जरूरी टॉपिक्स पर। स्रोत कई हैं, कोशिश करेंगे कि हर पहलू को समझें। हाँ, काफी कुछ है आज कवर करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं रक्षा क्षेत्र से। आईएनएस अरावली, ये हाल ही में खबरों में था। जी। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में अपना एक नया नेवल बेस कमीशन किया है, आईएनएस अरावली। गुरुग्राम में मेरी का बेस, ये थोड़ा मतलब सुनने में अजीब लगता है। समुद्र तो है नहीं वहाँ। हाँ, सवाल तो यही उठता है। लेकिन देखिए, ये कोई वैसा बेस नहीं है जहाँ जहाज आकर लगेंगे। इसका नाम अरावली पर्वत श्रृंखला पर है, जो उसकी मजबूती और स्थिरता को दिखाता है। अच्छा, तो फिर इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है नेवी के जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको सपोर्ट करना, उनको मजबूत करना। ये एक तरह का नर्व सेंटर है नेवी के कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन के लिए। ओके, मतलब डेटा और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। बिल्कुल, खासकर समुद्री डोमेन जागरूकता यानी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस या MDA बढ़ाने के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र में क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी रखना। और इसका आदर्श वाक्य भी यही कहता है, सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा। जी, क्योंकि आज की समुद्री सुरक्षा सिर्फ नेवी का काम नहीं है। इसमें कोस्ट गार्ड, दूसरी सुरक्षा एजेंसियां, यहाँ तक कि सिविलियन शिपिंग, इन सब के बीच सही तालमेल और जानकारी का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। तो ये बेस उस तालमेल में मदद करेगा। हाँ, ये बेस एक हब की तरह काम करेगा जो नेवी के अलग अलग यूनिट्स, दूसरे MDA सेंटर्स और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स को जोड़ेगा। इसके क्रेस्ट में भी यही है, अरावली पर्वत और उगता सूरज, मतलब मजबूती, सतर्कता और टेक्नोलॉजी। और इसका कोई बड़ा रणनीतिक महत्व भी है, जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में। हाँ, बिल्कुल है। भारत का एक विजन है महासागर, यानी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति। ये 2025 में ही लॉन्च हुआ था। हाँ, सुना इसके बारे में। तो आईएनएस अरावली उस विजन को हकीकत बनाने में मदद करेगा। बेहतर कम्युनिकेशन और निगरानी से भारत हिंद महासागर में एक प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर अपनी भूमिका और मजबूत कर पाएगा। ये दिखाता है कि नेवी अब सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं, जमीन पर भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है स्ट्रेटेजिकली। समझ गया। चलिए अब रक्षा से आगे बढ़ते हैं, विज्ञान और तकनीक की तरफ। एक दिलचस्प खबर केरल से है, मुरीकुटी पाचा नाम के पौधे के बारे में। हाँ, ये JNTBGRI पलोद के रिसर्चर्स का काम है। मुरीकुटी पाचा, जिसे रेड आईवी प्लांट या वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रोबिलेंथिस ऑल्टरनाटा कहते हैं। और ये पारंपरिक दवाइयों में इस्तेमाल होता है ना, घाव वगैरह भरने के लिए। जी हाँ, पारंपरिक रूप से लोग इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर ताजे घावों पर, कटने पर या सूजन पर लगाते थे। कुछ लोग एनीमिया, पित्तपथरी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते थे। तो इस नई रिसर्च में क्या खास है? क्या सिर्फ पुराने ज्ञान को कंफर्म किया है? नहीं, उससे आगे की बात है। रिसर्चर्स ने इस पौधे से एक खास मॉलिक्यूल निकाला है, एक्टियोसाइड, और पाया कि ये घाव भरने में कमाल का असरदार है, वो भी बहुत कम मात्रा में, सिर्फ 0.2% कॉन्सेंट्रेशन पर। एक्टियोसाइड, ये नाम तो सुना नहीं पहले। ये वैसे तो कई पौधों में मिलता है, लेकिन इसे रेड आईवी से जोड़ना और इसकी इतनी ज्यादा पोटेंसी देखना, ये नई बात है। और इस एक्टियोसाइड का उन्होंने किया क्या? कोई दवा बनाई? उन्होंने एक मल्टी लेयर्ड वाउंड पैड बनाया है, मतलब घाव पर लगाने वाली एक खास तरह की पट्टी। इसमें एक्टियोसाइड को एक बहुत ही महीन नैनो फाइबर परत में डाला गया है। ये परत बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बनी है, इलेक्ट्रोस्पिनिंग तकनीक से। अच्छा, मतलब हाईटेक पट्टी। हाँ, कह सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक्टियोसाइड ही नहीं, एंटीबायोटिक नियोमाइसिन सल्फेट भी मिलाया है, ताकि इन्फेक्शन का खतरा भी न रहे। ये सब FDA अप्रूव्ड पॉलीमर के साथ मिक्स किया गया है। ये तो कमाल है, मतलब पारंपरिक नुस्खे का एकदम मॉडर्न साइंटिफिक रूप। बिल्कुल। और ये रिसर्च यही दिखाती है कि कैसे हमारा पारंपरिक ज्ञान, सदियों पुराना ज्ञान, आज की बायोमेडिकल रिसर्च के लिए कितना कीमती हो सकता है।
इससे न सिर्फ पुराने दावों को वैज्ञानिक पुष्टि मिलती है, बल्कि घाव भरने जैसे मामलों में नए, शायद ज्यादा असरदार और सुरक्षित इलाज भी मिल सकते हैं। हाँ, ये ट्रेडिशनल नॉलेज को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। चलिए अब वापस सुरक्षा के मुद्दे पर आते हैं, लेकिन इस बार जमीनी सरहदों की बात करते हैं। गृह मंत्रालय बॉर्डर रिंग होम गार्ड्स BWHG को चीन सीमा पर भी तैनात करने की सोच रहा है। जी, ये खबर आई है। अभी तक BWHG की व्यवस्था भारत-पाकिस्तान सीमा के लिए थी। अब इसे भारत-चीन सीमा पर भी लागू करने पर विचार हो रहा है। ये बॉर्डर रिंग होम गार्ड्स होते क्या हैं? ये रेगुलर होम गार्ड से अलग हैं? ये होम गार्ड्स की ही एक स्पेशल विंग है जो खास तौर पे सीमावर्ती राज्यों में बनाई जाती है। इनका मुख्य काम होता है इमरजेंसी के वक्त, खासकर अगर कोई बाहरी हमला हो, तो सेना और जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जैसे BSF, उनकी मदद करना। ये राज्यों के होम गार्ड्स एक्ट के तहत ही आते हैं। हाँ, उन्हीं एक्ट्स और नियमों के तहत इनकी स्थापना होती है। अभी तक 7 राज्यों को इसकी इजाजत है। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, त्रिपुरा, असम, फिर पश्चिम बंगाल और इधर पंजाब, राजस्थान, गुजरात। 7 राज्य, लेकिन आपने कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान सीमा पर हैं। हाँ, अनुमति तो 7 को है, पर दिलचस्प बात यह है कि अभी ये असल में सिर्फ राजस्थान में ही फंक्शनल हैं। अच्छा, और इनका रोल क्या होता है? मतलब क्या काम करते हैं ये लोग? ये आमतौर पर कांस्टेबल लेवल की ड्यूटी करते हैं। भर्ती 3-4 साल के लिए होती है। ट्रेनिंग और बाकी खर्चों का 25% केंद्र सरकार देती है। भर्ती समाज के अलग अलग हिस्सों से होती है। ये वॉलंटियर्स होते हैं जो अपना रेगुलर काम करते हुए देश सेवा में समय देते हैं। तो चीन सीमा पर इनकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि मौजूदा सुरक्षा बलों को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा, खासकर उन मुश्किल इलाकों में जहां लोकल लोगों की जानकारी बहुत काम आ सकती है। दूसरा, ये स्थानीय आबादी को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने का एक अच्छा तरीका है। इससे उनमें अपनेपन की भावना भी बढ़ती है। और होमगार्ड्स का काम तो सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। होमगार्ड्स तो मल्टीपर्पस फोर्स है। ये पुलिस की मदद करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, आपदा के समय मदद करते हैं, एसेंशियल सर्विसेज को बनाए रखने में मदद करते हैं, कम्युनल हार्मनी बनाए रखने में भी प्रशासन की मदद करते हैं। तो चीन सीमा पर BWHG होने से न सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट मजबूत होगा, बल्कि उन दूर के इलाकों में एक ट्रेन्ड वॉलंटियर फोर्स तैयार होगी जो कई तरह की सिचुएशन में काम आ सकती है। ठीक है, अब जरा कानून की दुनिया में चलते हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक फैसला आया है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के सिद्धांत पर। कोर्ट ने कहा है कि यह सिद्धांत क्रिमिनल मामलों पर लागू नहीं होता। पहले तो ये बताएं कि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है क्या? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या सहयोगी लापरवाही ये एक लीगल डॉक्ट्रिन है जो ज़्यादातर सिविल मामलों में, खासकर मुआवजे के केस में, जिसे टॉर्ट लॉ कहते हैं, इस्तेमाल होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है, लेकिन उस नुकसान में उसकी खुद की भी कुछ लापरवाही शामिल थी, तो वो सामने वाले से पूरे नुकसान का हर्जाना नहीं मांग सकता। अच्छा, मतलब अगर मेरी भी गलती थी तो मुझे कम मुआवजा मिलेगा? हाँ, या हो सकता है कुछ न मिले, ये केस पर निर्भर करता है। सिद्धांत ये है कि हर इंसान की अपनी सुरक्षा के प्रति एक ड्यूटी होती है, उसे भी उचित सावधानी बरतनी चाहिए। ये वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब अगर आपने खुद जोखिम उठाया है तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस के बारे में क्या कहा? कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का जिम्मेदार है, तो उस पर IPC धारा 304A लापरवाही से मौत के तहत केस चलेगा और सजा हो सकती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि मरने वाले ने भी थोड़ी लापरवाही बरती थी या नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पार करते हुए फोन पर बिजी था और एक बहुत तेज रफ्तार लापरवाही से आ रही गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, तो ड्राइवर ये कहकर पूरी तरह बच नहीं सकता कि भाई वो तो फोन पे था, उसकी भी गलती थी। क्रिमिनल केस में देखा जाएगा कि क्या ड्राइवर की ड्राइविंग में वो आपराधिक लापरवाही थी जो मौत का कारण बनी। पीड़ित की लापरवाही ड्राइवर के आपराधिक दायित्व को खत्म नहीं करती। तो क्या ये बचाव सिविल केस में हमेशा मिलता है? नहीं, वहां भी इसकी सीमाएं हैं। जैसे अगर डिफेंडेंट की कोई खास ड्यूटी ऑफ केयर थी जिसे उसने पूरा नहीं किया, तो ये बचाव शायद ना मिले। भारत में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पर कोई अलग से स्पेसिफिक कानून नहीं है। कोर्ट अक्सर न्याय, समानता और अच्छे विवेक के आधार पर फैसला करती हैं। तो प्रैक्टिकली क्या होता है इंडिया में? इंडिया में अक्सर खासकर मुआवजे के मामलों में कंपैरेटिव नेग्लिजेंस यानी तुलनात्मक लापरवाही का कॉन्सेप्ट यूज होता है।
कोर्ट देखती है कि दोनों पार्टीज की कितनी कितनी गलती थी और उसी हिसाब से जिम्मेदारी या मुआवजा तय करती है। लेकिन ये जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है, ये क्रिमिनल लॉ के लिए बहुत साफ दिशा देता है। हाँ, ये सिविल और क्रिमिनल लॉ के बीच के अंदर समझने के लिए अहम है। बिल्कुल। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नेग्लिजेंस की डिग्री, लीगल डॉक्ट्रिन्स का एप्लीकेशन, ये सब समझना जरूरी है। सही कहा। चलिए अब कानून से पर्यावरण और वन्यजीव की तरफ बढ़ते हैं। केरल से एक और खबर है, इस बार एक ड्रैगन फ्लाई के बारे में, स्कारलेट ड्रैगन फ्लाई। हाँ, ये थोड़ी अनोखी बात है। केरल के पश्चिमी घाट में मुन्नार की घाटियों में ये स्कारलेट ड्रैगनफ्लाई देखी गई है, जो आम तौर पर वहां नहीं मिलती। इसका साइंटिफिक नाम है क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया। आमतौर पर कहाँ मिलती है ये? ये दक्षिणी यूरोप और पूरे अफ्रीका में काफी कॉमन है। पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिणी चीन तक भी पाई जाती है। इसे पानी के पास रहना पसंद है, नदियां, तालाब वगैरह, और धूप वाली जगह। दिखने में कैसी होती है? छोटी सी होती है, करीब 3-4 सेंटीमीटर। नर चमकीले लाल रंग का होता है, पेट थोड़ा चपटा और चौड़ा होता है। मादाएं और जो अवयस्क होते हैं वो पीले भूरे रंग के होते हैं। तो इसका मुन्नार में मिलना क्यों खास है? IUCN स्टेटस तो इसका लीस्ट कंसर्न है, मतलब खतरे में नहीं है। हाँ, प्रजाति खतरे में नहीं है, लेकिन इसका अपने सामान्य ठिकाने से इतनी दूर मुन्नार जैसे इलाके में मिलना ये इशारा करता है कि शायद वहाँ के लोकल इकोसिस्टम में कुछ बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है क्लाइमेट चेंज का असर हो या कोई और कारण। ये दिखाता है कि बायोडाइवर्सिटी की मॉनिटरिंग कितनी ज़रूरी है। ऐसे छोटे छोटे बदलाव भी बड़े पैटर्न का संकेत हो सकते हैं। ये बात तो है। अब एक स्वास्थ्य से जुड़ी खबर लेते हैं, सार्कोइडोसिस। हाल ही में इस पर एक स्टडी आई है। ये बीमारी है क्या? सार्कोइडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करता है और छोटी छोटी गांठें बनाने लगता है, जिन्हें ग्रैन्युलोमास कहते हैं। ग्रैन्युलोमा, ये क्या होता है? ये सूजन का एक छोटा सा एरिया होता है जिसमें इम्यून सेल्स, खासकर वाइट ब्लड सेल्स, जमा हो जाते हैं। इसके चारों तरफ फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, जिससे ये गांठ जैसी महसूस होती है। ये आमतौर पर फेफड़ों या लिम्फ नोड्स में बनते हैं, लेकिन आंख, स्किन, दिल कहीं भी हो सकते हैं। और ये होता क्यों है? इसका सटीक कारण अभी तक पता नहीं है। माना जाता है कि इसमें जेनेटिक और एनवायरनमेंटल दोनों फैक्टर्स का रोल हो सकता है। कुछ लोगों में जेनेटिक बनावट ऐसी होती है कि उन्हें ये होने का खतरा ज़्यादा होता है, और शायद कोई बैक्टीरिया, वायरस, धूल या केमिकल इसे ट्रिगर कर देता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? ये इस पर निर्भर करता है कि ग्रैन्युलोमा कहाँ बने हैं और कितने बड़े हैं। कई बार कोई लक्षण नहीं होते या बहुत हल्के होते हैं। खांसी, सांस लेने में दिक्कत, पैरों पर, पिंडली पर दर्द वाले घाव, आंखों में दर्द या लालिमा, ये कुछ कॉमन लक्षण हो सकते हैं। क्या इसका कोई इलाज है? पूरी तरह ठीक करने वाला कोई इलाज तो नहीं है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ मामलों में अगर ये अंगों को नुकसान पहुंचा रहा हो तो इम्यून सिस्टम को शांत करने के लिए दवाइयां देनी पड़ती हैं। और क्या ये खतरनाक हो सकता है? कभी कभी ये सालों तक रह सकता है और अंगों को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। जैसे फेफड़ों में अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो फाइब्रोसिस हो सकता है, यानी फेफड़ों में परमानेंट निशान बन सकते हैं। इसलिए ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में जानकारी रखना पब्लिक हेल्थ के लिहाज से ज़रूरी है। बिल्कुल। अब पारिस्थितिकी से जुड़ी एक और खबर। साइलेंट वैली में सिकाडा का पुनरुत्थान देखा गया है, जिसे बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक पारिस्थितिक उथल-पुथल का संकेत मान रहे हैं। सिकाडा क्या होते हैं? सिकाडा एक तरह के कीड़े हैं, हेमिप्टेरन इंसेक्ट्स। ये अपनी बहुत तेज और खास तरह की आवाज के लिए जाने जाते हैं, जो नर सिकाडा निकालते हैं। हाँ, वो गर्मियों में जो पेड़ों से आवाज आती है। वही। इनका जीवन चक्र बड़ा अजीब होता है। ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे लार्वा के रूप में बिताते हैं। कुछ प्रजातियां तो 13 या 17 साल तक, और फिर एक साथ बाहर निकलते हैं, मुख्य रूप से प्रजनन के लिए। ये ज्यादातर जंगलों में बड़े पेड़ों पर रहते हैं।
13 या 17 साल। कमाल है। तो ये साइलेंट वैली में इनका पुनरुत्थान क्यों चिंता की बात है? देखिए, सिकाड़ा इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। हम्म। वो पेड़ों की छटाई करते हैं, मिट्टी को हवादार बनाते हैं, और जब वो मरते हैं तो उनके शरीर मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं। लेकिन उनका अचानक से बहुत बड़ी संख्या में उभरना या ऐसे समय में उभरना जब उनकी उम्मीद नहीं थी, ये दिखाता है कि इकोसिस्टम में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? ये क्लाइमेट चेंज का असर हो सकता है, तापमान या नमी में बदलाव, या फिर जंगल में कोई और डिस्टर्बेंस हो सकता है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक इसे एक चेतावनी की तरह देख रहे हैं कि साइलेंट वैली जैसे संवेदनशील इकोसिस्टम में कुछ गहरे बदलाव हो रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक होता है। अब महाराष्ट्र से एक और वन्यजीव से जुड़ी खबर, लेकिन ये चिंताजनक है। टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में एक पैंगोलिन का शिकार हुआ है। हाँ, ये बहुत ही दुखद खबर है। वन विभाग की टीम को गश्त के दौरान एक मरा हुआ पैंगोलिन मिला, जिसका शिकार किया गया था। टिपेश्वर अभयारण्य महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में है। इसे पूर्वी महाराष्ट्र का हरा नखलिस्तान भी कहते हैं। पैंगोलिन के शिकार की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं। हाँ, और ये बहुत चिंता की बात है। पैंगोलिन दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी है। इसकी स्केल्स, जो केराटिन की बनी होती है, जैसे हमारे नाखून, की पारंपरिक दवाइयों में और मांस की कुछ देशों में बहुत मांग है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, फिर भी इसका शिकार और तस्करी धड़ल्ले से होती है। टिपेश्वर अभयारण्य के बारे में कुछ और बता सकती हैं? ये करीब 148 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इसका नाम पास के टिपेश्वर गांव के मंदिर देवी तिपाई पर पड़ा है। यहाँ पूर्णा, कृष्णा, भीमा, ताप्ती जैसी नदियां बहती हैं। मिट्टी बेसॉल्टिक है, मतलब पुराने ज्वालामुखी का असर है। जंगल ज्यादातर सूखा पर्णपाती है। सागौन के पेड़ काफी हैं। यहाँ लक्कड़ बग्घा, चीतल, काला हिरण, सांभर, भालू जैसे कई जानवर मिलते हैं। इस घटना का कारण कम कहा जाए। इसका सीधा मतलब है कि हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज में भी अवैध शिकार का खतरा बना हुआ है। ये दिखाता है कि हमें अपनी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने की जरूरत है, खासकर पैंगोलिन जैसे जीवों के लिए, जिनकी तस्करी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में कच्ची खबर भी है महाराष्ट्र से ही। सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में, वहां बाघों को बसाने की योजना को मंजूरी मिली है। जी हाँ, ये एक बड़ा कदम है बाघ संरक्षण की दिशा में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ताड़ोबा, अंधारी और पेंच टाइगर रिजर्व से 8 बाघों को पकड़कर सह्याद्री टाइगर रिजर्व (STR) में छोड़ने की इजाजत दे दी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये पश्चिमी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सह्याद्री रेंज में पड़ता है। ये महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है इस इलाके में, और राज्य का चौथा। इसमें कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और चांदोली नेशनल पार्क का इलाका शामिल है। बीच में कोयना नदी का शिव सागर जलाशय और वारणा नदी का वसंत सागर जलाशय भी है। यहाँ का जंगल कैसा? यहाँ का इलाका पहाड़ी है, ढलानें तीखी हैं, कई सारे पठार हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में सडास कहते हैं। जंगल कई तरह के हैं, नम, सदाबहार, अर्ध सदाबहार, नम और शुष्क पर्णपाती। पेड़ पौधों की विविधता बहुत है। बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ते, सांभर, भौंकने वाला हिरण जैसे कई जानवर यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ बाहर से बाघ क्यों लाए जा रहे हैं? क्या यहाँ बाघ कम है? हाँ, सह्याद्री में बाघों की संख्या अभी बहुत कम है। तो इस ट्रांसलोकेशन का मकसद है यहाँ एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर बाघों की आबादी तैयार करना, और साथ ही जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता को भी बढ़ाना। ये मेटा पॉपुलेशन मैनेजमेंट का हिस्सा है ना? बिल्कुल, ये उसी रणनीति का हिस्सा है जहां हम बाघों की अलग अलग आबादियों को एक बड़े नेटवर्क की तरह मैनेज करते हैं, ताकि उनके बीच जीन्स का आदान प्रदान होता रहे और पूरी प्रजाति लंबी अवधि में सुरक्षित रहे। लेकिन इसमें चुनौतियां भी होंगी, बाघों को नई जगह एडजस्ट करने में। हाँ, चुनौतियां तो हैं। सबसे पहले तो बाघों का नए माहौल में ढलना, फिर उनके लिए शिकार यानी प्रे बेस पर्याप्त होना चाहिए, और सबसे जरूरी स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन ये एक उम्मीद भरा कदम है बाघ संरक्षण के लिए। निश्चित रूप से। चलिए अब आखिरी विषय पर आते हैं, भूगोल से जुड़ा। अफ्रीका की कॉन्गो नदी पर एक नाव दुर्घटना हुई है जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ये कॉन्गो नदी कितनी अहम है? कॉन्गो नदी, जिसे ज़ैरे नदी भी कहते थे पहले, अफ्रीका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है।
लंबाई में ये नील के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, करीब 4700 किलोमीटर। और पानी के बहाव के मामले में? पानी के बहाव यानी डिस्चार्ज वॉल्यूम के मामले में ये अमेज़न के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और एक और हैरान करने वाली बात, ये दुनिया की सबसे गहरी नदी मानी जाती है, कुछ जगहों पर 220 मीटर यानी लगभग 720 फीट गहरी। 720 फीट, अविश्वसनीय। हाँ, और ये अकेली बड़ी नदी है जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये जाम्बिया के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, तांगानिका और न्यासा झीलों के बीच से, चंबेशी नदी के नाम से। फिर ये एक बड़ा सा घुमाव लेती हुई पश्चिम की तरफ बहती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इसका बेसिन वो भी बहुत बड़ा होगा? हाँ, अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन इसी का है। इसमें कई देश आते हैं, कॉन्गो गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जाम्बिया, अंगोला, कैमरून, तंजानिया के कुछ हिस्से। इसकी सहायक नदियां इक्वेटर के दोनों तरफ से पानी लाती हैं, इसलिए इसमें साल भर पानी का फ्लो अच्छा बना रहता है। पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसका क्या महत्व है? पारिस्थितिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी नदी के कारण दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट मौजूद है, जो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है और कार्बन सोखने का एक बड़ा सिंक भी। नदी का पानी अटलांटिक में कॉन्गो प्लूम बनाता है, जो कार्बन सिंक का काम करता है। आर्थिक रूप से भी ये अहम है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा नेविगेबल है, यानी नाव वगैरह चल सकती हैं, और ये सेंट्रल अफ्रीका में ट्रांसपोर्ट और ट्रेड का एक मुख्य जरिया है। तो ये जो हाल में नाव दुर्घटना हुई, ये क्या बताती है? ये दुखद घटना इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर ट्रांसपोर्ट सेफ्टी की गंभीर कमियों को उजागर करती है। अक्सर देखा जाता है कि इन नदियों पर चलने वाली नावें ओवरलोडेड होती हैं, सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते, नियमों का पालन नहीं होता। ये हादसा याद दिलाता है कि इतने ज़रूरी रास्ते पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना अहम है और इसमें अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये थे 14 सितंबर 2025 के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक विषय जिन पर हमने आज चर्चा की। गुरुग्राम के नेवी बेस से लेकर कांगो नदी तक, पारंपरिक पौधे से लेकर बाघों के ट्रांसलोकेशन तक। हाँ, और आज की चर्चा से एक बात साफ होती है कि कैसे ये अलग अलग दिखने वाले मुद्दे असल में जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी, पारंपरिक ज्ञान, सुरक्षा, कानून, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। जैसे INS अरावली दिखाता है कि कैसे जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर समुद्री सुरक्षा बढ़ा सकता है। मुरीकुटी पाचा पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम का उदाहरण है। हाँ, और BHUG सीमा प्रबंधन की बदलती जरूरतों को दिखाता है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कानून की बारीकियों को समझाता है। ड्रैगन फ्लाई और सिकाडा हमें पर्यावरण में हो रहे बदलावों के संकेत देते हैं। सार्कोइडोसिस स्वास्थ्य चुनौतियों पर रोशनी डालता है। और टिपेश्वर और सह्याद्री वन्यजीव संरक्षण के 2 पहलू दिखाते हैं। एक तरफ खतरा, दूसरी तरफ उम्मीद। और कॉन्गो नदी की घटना वैश्विक जलमार्गों के महत्व और जोखिम दोनों को उजागर करती है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि ये सब मुद्दे मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं कि कैसे एक देश और दुनिया चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अवसरों का लाभ उठा रहे हैं, और कैसे एक क्षेत्र में होने वाली घटना दूसरे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर सुनने वालों को ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। परीक्षा की तैयारी से जुड़ी ऐसी ही और महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही इस सीरीज के अगले भाग के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।